मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि याना, जो कि इस मूवी की फीमेल लीड है, वो दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है और बचपन से ही वो इस बात का खामियाजा भुगत रही है। बचपन में भी सब लोग उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। और जब वो स्कूल में आई तो हाई स्कूल में भी उसे दोस्ती के नाम पर धोखा ही मिला। एक लड़की जिसका नाम शीना था, उसने याना से पहले तो झूठी दोस्ती की और फिर उसे न्यू ईयर सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया क्योंकि याना की आवाज़ बहुत अच्छी थी। पर फिर खुद ही शीना ने पूरे स्कूल के सामने उसके अगली लुक्स की वजह से उसका मजाक बनाकर रख दिया। जैसे तैसे याना ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया था और अब एक दिन अपने 22nd बर्थडे की रात को उसने गॉड से विश मांगी कि हे भगवान, प्लीज मैं प्रिटी बन जाऊं, और ऐसी विश मांगकर वो सो गई। अगले दिन याना जब सोकर उठती है तो वो सच में सुंदर बन गई थी। अब क्योंकि वो कॉलेज के लिए लेट हो रही है तो वो फटाफट से रेडी होकर घर से निकलती है और उसे उसके चश्मे में से आज ब्लर दिख रहा था। वो चश्मा उतारती है तो उसे सब क्लियर दिखने लगा। वो खुश हो जाती है कि चलो शायद मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अब जब वो साइकिल पे कॉलेज के लिए निकलती है तो रास्ते में सब लोग उसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। कॉलेज पहुंचकर क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो रही है तो वो जल्दी जल्दी जा रही थी और रास्ते में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट से टकरा जाती है। वो लड़का उसे हैरानी से देख रहा होता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। याना ये बोलकर वहाँ से चली आती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। याना जब क्लास में पहुँचती है तो सब लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वहाँ वो जिस लड़की के पास जाकर बैठती है उसका नाम जियांग है और जियांग एक ही दिन में याना की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। अब क्लास के सब लड़के नोट्स लिखकर याना के डेस्क पे पास ऑन कर रहे होते हैं। याना जियांग से पूछती है कि ये लोग सब मुझे नोट्स क्यों दे रहे हैं, तो जियांग कहती है तुम इतनी प्रिटी हो ना इसलिए। इस पर याना कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, प्रिटी? क्यों मेरा मजाक बना रही हो? जियांग सोचने लगती है कि जब ये इतनी सुंदर होकर भी ऐसा बोल रही है तो मैं क्या करूंगी फिर। थोड़ी देर में याना जब वॉशरूम में आती है तो वो मिरर में खुद को देखकर सकते में आ जाती है कि वो इतनी प्रिटी कैसे बन गई। वो सोचने लगती है क्या ये सच में मैं ही हूँ। वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरी रात की विश सच में पूरी हो गई। अब जब वो क्लास में वापस आ रही होती है तो लॉबी में सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद याना अपने आप को फोन में देखकर सोचने लगती है कि अब तो मुझे अपनी पिक्चर के लिए कोई ब्यूटी फिल्टर भी यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही इतनी सुंदर लग रही हूँ। अभी वो अपने ही ख्यालों में होती है कि तभी उसके पैरों में एक बॉल आती है और एक लड़का उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बॉल पास कर सकती हो। याना देखती है कि ये तो जाओ है जो उसी के साथ हाई स्कूल में था और एक पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टूडेंट था और हमेशा से ही वो उसका पहला क्रश रहा है। वो याद करने लगती है कि कैसे वो हाई स्कूल में उसे छुप छुप कर बास्केटबॉल खेलते देखा करती थी और खुश हो जाती थी। तभी जाओ वहाँ अपनी बॉल लेने आ जाता है और याना से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। याना मना कर देती है। जाओ के पीछे उसका एक फ्रेंड ह्यू फेंग भी आ जाता है और फिर वो दोनों याना से उसका नाम पूछते हैं। जब याना अपना नाम बताती है तो जाओ बोलता है कि हमारे सीनियर हाई स्कूल में भी इसी नाम की एक लड़की मेरी फ्रेंड थी। इसके बाद याना जब घर जा रही होती है तो अचानक उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है। वो अपने बैग में से चश्मा निकाल कर पहन लेती है। यहाँ उसे ये पता नहीं चला था कि उसके लुक सब फिर से पहले जैसे बन चुके हैं। वो जियांग के पास जाकर उससे बात करती है पर जियांग उसे नहीं पहचानती। तब याना उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि हम लोग आज ही तो क्लास में मिले थे। पर जियांग ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि याना बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं दिखती और तुम्हें क्या मैं ही मिली हूँ पागल बनाने के लिए। अब याना को क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अपना फोन निकालकर जब खुद को देखती है तो सरप्राइज रह जाती है। वो पहले की तरह ही बदसूरत दिखने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याना एक बार में पार्ट टाइम जॉब भी करती है और वहाँ जाओ भी आज से ज्वाइन करने वाला है। जाओ के अंकल याना से जाओ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो बोलता है कि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे। फिर जाओ याना से उसकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछता है तो याना बता देती है अनहुई यूनिवर्सिटी। तो जाओ कहता है मैं भी तो वहीं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याना रात को सपना देख रही है और उसकी मिरर इमेज में उसका प्रिटी लुक होता है और वो इमेज उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब सच था और अब अगले 1 महीने तक तुम रोज सुबह सुंदर बन जाओगी, पर सिर्फ 12 घंटे तक, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। और अब अगले 1 महीने तक तुम अपने इस ब्यूटीफुल लुक को एंजॉय करो। 1 महीने बाद तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। अब जब अगले दिन याना सुबह उठती है तो मिरर में खुद को देखकर खुश हो जाती है। इधर कॉलेज में फ्रेश एडमिशन्स के लिए एक मास्क्ड बॉल का इवेंट होने वाला है और यूनियन प्रेसिडेंट बताता है कि 30 सितंबर को होने वाले इस डांस इवेंट में कोई भी नया एडमिशन पार्ट ले सकता है और इसके लिए उनका डांसिंग पार्टनर भी होना चाहिए। याना जब क्लास में आती है तो जियांग भी उसे इस डांसिंग इवेंट के बारे में बताती है। याना खुद
खुद को और जाओ को डांसिंग पार्टनर्स के रूप में इमेजिन करके खुश हो जाती है। याना और जियांग जब कॉलेज की कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लड़के वहीं पास की टेबल पे आकर बैठ जाते हैं और याना से उनका डांस पार्टनर बनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। याना इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागती है और इधर जाओ कुछ डेस्क हाथ में लेकर यूटिलिटी रूम में रखने के लिए जा रहा होता है तो याना भागती हुई वहाँ आ जाती है और छिपने के लिए उसके साथ यूटिलिटी रूम में एंटर करती है। उसका हाथ अब जाओ के मुंह पर होता है। अब जब वो चेहरा उठाकर देखती है तो जाओ को सामने देखकर शॉक हो जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीन होता है। फिर जैसे ही याना अपनी सेंसेस में आती है वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और सॉरी बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ जाओ बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीना जो कि जाओ को लाइक करती है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ जाओ से मिलने आती है पर जाओ उससे सीधे मुंह से बात भी नहीं करता। शीना उससे उसके ऐसे बिहेव करने का कारण पूछती है तो जाओ उसे बताता है कि तुम्हें याद है ना तुमने हाई स्कूल में न्यू ईयर इवेंट पे क्या किया था। शीना कहती है मैंने तो याना के साथ मजाक किया था। जाओ कहता है कि तुम्हारे लिए वो मजाक होगा पर याना ने तो तुम्हें अपना फ्रेंड माना था। तुमने उसकी दोस्ती का ना सिर्फ फ़ायदा उठाया बल्कि सारे स्कूल के सामने उसका मजाक भी बना के रख दिया। शीना कहती है कि तुम इसका इतना साथ क्यों दे रहे हो। जाओ कहता है मैं उसका साथ नहीं दे रहा बल्कि मुझे तो तुम्हारे बिहेवियर पे तरस आता है और तुम्हें याना से माफ़ी मांगनी चाहिए। जाओ चला जाता है तो शीना कहती है कि मैं उस बदसूरत लड़की से कभी माफ़ी नहीं मांगने वाली। इवनिंग में जाओ और याना जहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ के ओनर को एक कॉल आती है कि जो सिंगर रेस्टोरेंट में सिंगिंग के लिए आने वाला था वो अब नहीं आ रहा। इस पर जाओ अपने अंकल से याना का नाम रिकमेंड करता है क्योंकि वो स्कूल टाइम में उसकी सिंगिंग सुन चुका था और याना की आवाज़ बहुत अच्छी थी। याना मना करने की कोशिश करती है पर फिर वो उन दोनों के इंसिस्ट करने पर स्टेज पे चली जाती है। जब वो गाना गाना शुरू करती है तो जाओ और उसके अंकल दोनों ही उसकी सिंगिंग में खो जाते हैं। अब ये डिसाइड हो जाता है कि जब तक कोई नया सिंगर नहीं मिल जाता याना ही रेस्टोरेंट में गाएगी। बाद में रेस्टोरेंट के बाहर जब याना एक स्ट्रे डॉग को फीड कर रही होती है तो जाओ वहाँ आकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एज अ सिंगर रिकमेंड किया है और अब तो तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी पर मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। तो याना कहती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर जाओ कहता है कि स्कूल में जो वेलकम इवेंट हो रहा है उसमें कपल डांस के लिए मैं किसी लड़की को इनवाइट करना चाहता हूँ पर मुझे डांस नहीं आता तो क्या तुम मुझे कुछ डांस स्टेप सिखा सकती हो। अब याना मान जाती है। फिर वो जाओ को बेसिक डांस स्टेप सिखाने लगती है। याना बहुत नर्वस भी होती है और अंदर से खुश भी। वो अपने क्रश के इतने करीब जो थी। याना जाओ से पूछती है कि तुम किस लड़की को डांस के लिए इन्वाइट करने वाले हो तो जाओ कहता है न्यूज़ डिपार्टमेंट की याना यूटोंग को। ये सुनकर याना नर्वसनेस में जाओ के पैर पर पैर रख देती है। फिर जाओ याना से पूछता है कि एक लड़की के तौर पर तुम्हें क्या लगता है कि कोई लड़का अगर तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या चाहोगी कि वो तुम्हारे लिए क्या स्पेशल करे। इस पर याना कहती है कि अगर कोई मुझे फ्लावर्स देगा तो मैं उसमें खुश हो जाऊंगी। अगले दिन क्लास में याना जियांग से कहती है कि आज जाओ मुझे प्रपोज करने वाला है पर मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी उसे थोड़ा और परखना चाहती हूँ और अगर वो यहाँ आकर मुझे प्रपोज करे तो मैं अगर सॉफ्ट पड़ जाऊँ तो तुम मुझे रिमाइंड करा देना। इतने में जाओ फ्लावर्स लेके वहाँ आ जाता है और याना को कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। याना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलने ही जा रही होती है तो जियांग उसे हाथ मारकर याद दिलाती है कि इस पर याना कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जाओ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। याना भी खुश नहीं थी पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था क्योंकि उसे तो पता ही था ना कि उसका ये प्रिटी सा चेहरा हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाला। अब रेस्टोरेंट में जाओ उदास सा होता है तो याना वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम्हारे लव कन्फेशन का क्या हुआ, क्या वो लड़की मान गई। तो जाओ कहता है कि नहीं उसने मना कर दिया। इस पर याना कहती है कि कोई बात नहीं लड़कियां डबल फेस्ड होती हैं, शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो पर वो अभी कह ना पा रही हो। जाओ कहता है ठीक है कल मैं फिर से उसके पास एक बार फ्लावर्स लेके जाऊंगा। इस पर याना कहती है कि तुम बार बार उसे फ्लावर्स मत दो, अब उसे इम्प्रेस करने का कोई नया आइडिया सोचो। इसके बाद जाओ कॉलेज में नए नए तरीकों से याना को इम्प्रेस करने की कोशिशें करता रहता है पर वो इग्नोर करती है। फिर एक दिन बार में याना जाओ से कहती है कि मैंने सुना है कि याना यूटोंग कल स्विमिंग करने के लिए पूल पे आएगी और अगर वो एक्सीडेंटली पानी में गिर जाए तो तुम ये मौका मत छोड़ना और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाना क्योंकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। जाओ कहता है कि अगर वो नहीं गिरी तो याना कहती है बिलीव करो वो पानी में गिरेगी। अब जाओ उसका मुंह ताकने लगता है तो वो बात बनाकर कहती है कि उसे स्विमिंग का बहुत शौक है पर वो सीख नहीं पा रही, इस कोशिश में वो पानी में गिर सकती है। नेक्स्ट डे याना स्विमिंग पूल पे जाओ का वेट कर रही होती है।
जियांग जब उसे बताती है कि जाओ आ गया है तो वो उसे हाय बोलती है और बैलेंस बिगड़ने का शो करके पानी में गिर जाती है। जियांग हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है तो जाओ फौरन उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है और उसे बाहर ले आता है। याना एक्टिंग करके पूछती है कि क्या हो गया था, क्या तुमने मुझे बचाया है? इन दोनों को इतना करीब देख के शीना बहुत जेलस हो जाती है और याना से चिढ़ जाती है। अब अगले दिन जब 6 बजने वाले होते हैं तो याना के फोन पे रिमाइंडर बजता है तो वो भाग कर कहीं रूम में जाने लगती है तो शीना उसे ऐसे जाते हुए देखकर उसका पीछा करती है। याना जब एक यूटिलिटी रूम में चली जाती है तो शीना वहाँ दरवाज़ा खोल के चुपके से याना को अपने ओरिजिनल लुक में आते हुए देख लेती है और अब उसे याना का सीक्रेट पता चल चुका है। इधर रेस्टोरेंट में कुछ लोग ड्रिंक करने के लिए आते हैं तो उनमें से एक आदमी याना को गाते देखकर उसके लुक्स का मजाक उड़ाने लगता है और याना जब उसे समझाने लगती है तो वो लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं और एक आदमी तो याना पर हाथ भी उठा देता है। जाओ जब ये सब देखता है तो वो जल्दी से वहाँ आकर उन लोगों से अकेला ही भिड़ जाता है, पर क्योंकि वो लोग 4 थे और जाओ अकेला तो वो मिलकर जाओ को लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। याना बीच में आकर जाओ को बचाने की कोशिश करती है तो जाओ उसे अपने बाजुओं की आड़ में छुपा लेता है और उस पर कुछ भी आंच नहीं आने देता। इतने में रेस्टोरेंट का ऑनर पुलिस को बुला लेता है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जाओ याना से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम बीच में क्यों आई, तुम्हें लग जाती तो। जाओ के चेहरे पर बहुत चोट लग गई थी और याना को उसकी चिंता हो रही थी। वो उसको सॉरी बोलती है। अगले दिन क्लास में याना जब अपने चेहरे की चोट देख रही होती है तो जियांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। तभी जाओ बाहर से जियांग को बुलाता है और जियांग आकर उसे कहती है क्या तुम्हें भी चोट लग गई है। तो जाओ पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, किसी और को भी चोट लगी है क्या। इस पर वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर जाओ कहता है कि मैं अभी कुछ दिन याना से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि वो मुझे ऐसे देखेगी तो मेरी चिंता करने लगेगी, इसलिए तुम संभाल लेना। इधर बार में याना जाओ के जख्मों पर दवा लगाती है और वो दोनों आपस में खूब देर बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। याना जब सिंगिंग करती है तो जाओ सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है और डांस प्रैक्टिस के टाइम याना जाओ से कहती है कि अगर तुम्हारा कभी ब्रेकअप हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। जाओ कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ ही रहूँगा। याना पूछती है कि अगर वो कभी अचानक से गायब हो गई तो। जाओ कहता है मैं उसे हर जगह ढूंढूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। जाओ याना से कहता है कि ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम याना यूटुंग के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती। नेक्स्ट डे शीना जियांग से अपने काम करवा रही होती है तो याना वहाँ आकर उसे बातें सुनाती है। जियांग बाहर आके याना को कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी और शीना की तरह सुंदर नहीं हूँ और मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी शैडो कहकर लोग बुलाते हैं। मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी मुझे इग्नोर ना करने लगो और फिर से मैं अकेली ना हो जाऊं। याना उसे समझाने की कोशिश करती है कि फ्रेंडशिप के लिए अपीयरेंस का कोई मायने नहीं है तो जियांग ये बोलकर कि तुम ये सब नहीं समझोगी वहाँ से चली जाती है। पर हमें तो ये पता है ना कि इस बात को याना से बेहतर कौन समझ सकता था। अगले सीन में याना क्लासरूम में जाओ को बात करने के लिए बुलाती है। वो जाओ से पूछती है कि तुम क्या सोचती हो कि अपीयरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इनर ब्यूटी। इस पर जाओ कहता है कि ऑफ कोर्स इनर ब्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याना कहती है कि अगर मैं कभी इतनी सुंदर नहीं रही तो क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ही पसंद करोगे। तो जाओ कहता है हाँ बिल्कुल। अब याना कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों पसंद किया, हाई स्कूल वाली याना यूटुंग को क्यों नहीं पसंद किया। इस पर जाओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी याना के फ़ोन पर उसके 6 बजे वाला रिमाइंडर बजता है तो जल्दी से वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि शीना ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया और वो वहाँ से चली गई है। याना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो जियांग को फ़ोन करके वहाँ जल्दी से आने के लिए कहती है। जाओ उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है तो वो उसे कहती है कि तुम उस तरफ मुंह फेर लो और मुझे मत देखो। जाओ उसकी घबराहट देखकर उसकी बात मान लेता है। जाओ कहता है कि याना यूटुंग मेरे साथ बार में जॉब करती है और हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और अगर तुम चाहोगी तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और मैंने तो उसके बारे में उस तरह से कभी नहीं सोचा। इस पर याना कहती है क्यों, क्योंकि वो सुंदर नहीं है इसलिए। अभी तक तो याना अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो कहती है कि एक्चुअली याना तुम्हें पसंद करती है पर वो कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती है कि वो बदसूरत है और तुम्हारा उसका कोई मेल नहीं है। तभी जियांग भी वहाँ पहुँच जाती है और याना जाओ को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे जियांग से कुछ बात करनी है। जियांग याना के पास आके उसका चेहरा देख के शॉक रह जाती है। याना कहती है कि ये मेरा असली चेहरा है। वो बहुत रो रही थी। वो जियांग को कहती है कि मेरे साथ सिंड्रेला के जैसा मैजिक हो रहा है और वो उसे पूरी बात बताती है। जियांग कहती है कि याना तुम जैसी भी दिखो मेरे लिए तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
याना जियांग के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगती है। अब 30 सितंबर का दिन भी आ गया है जिस दिन डांस इवेंट है और आज याना की ब्यूटीफुल लुक का भी लास्ट डे है। जब इवेंट की तैयारी हो रही होती है तो शीना वहां आकर अपनी तिकड़म लगा के कुछ ऐसा करती है कि स्टेज टूट जाता है और इवेंट 7 बजे पोस्टपोन हो जाता है। इधर याना जियांग को अपनी ड्रेस दिखाकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब इवेंट 7 बजे होने वाला है तो याना घबरा जाती है। वो जाओ को मना करने के लिए कॉल करने लगती है तो जियांग उसे रोक देती है और कहती है कि अगर जाओ तुम्हें दिल से पसंद करता है तो वो तुम्हें असली रूप में भी एक्सेप्ट करेगा। जियांग कहती है कि तुम डरो मत, वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर मास्क होगा। अब याना डांस रूम में आ जाती है और सब कपल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवेंट के बाद शीना स्टेज पे आके जाओ और याना को बेस्ट कपल अनाउंस करती है और उन्हें उनका मास्क हटाने के लिए कहती है। जाओ अपना मास्क हटा देता है पर याना क्योंकि अपना मास्क नहीं हटा पा रही होती तो शीना खुद आगे बढ़कर याना का मास्क हटा देती है। वहां मौजूद सभी लोग उसे हैरानी और अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं। याना को उन सब लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब वो जाओ को देखती है तो वो उसके एक्सप्रेशन देख के दुखी होकर रोते हुए वहां से चली जाती है। याना के जाने के बाद जाओ को याना की पिछली सभी बातें याद आने लगती हैं और वो सब समझ जाता है और फिर वो याना को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है, पर याना उसके सामने नहीं जाती। शाम को जाओ याना को मिलने के लिए बार में जाता है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसने वो जॉब छोड़ दी है। फिर वो वहीं बैठ जाता है और याना के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करके इमोशनल हो जाता है। रात को याना के सपने में उसकी ब्यूटीफुल मिरर इमेज आती है और कहती है कि याना अब मैं जा रही हूँ और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जीना होगा। याना कहती है कि प्लीज़ मुझे एक दिन और दे दो, मैं जाओ को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। इस पर याना को जवाब मिलता है कि ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल फेस भी एक दिन ओल्ड हो जाता है, पर फ्रेंडशिप और लव कभी भी नहीं मिटते और अब तुम्हें अपने असली रूप के साथ ही जीना होगा। अगले दिन जाओ स्कूल में याना को ढूंढते हुए उसकी क्लास में आता है, पर उसे ना पाकर वो बहुत दुखी हो जाता है। याना अब वो शहर छोड़कर नए स्कूल में जा रही है। अब एक दिन जब जाओ बार में आता है तो बाहर एक लड़की डॉग को फीड करा रही थी। जाओ उसे याना समझता है और कहता है कि याना मेरी पूरी बात सुने बिना तुम यहाँ से मत हिलना। फिर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें हाई स्कूल में इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में नहीं थे और उस समय मैंने तुम्हें नहीं समझा था, पर जब तुम मुझसे पहली बार यूटिलिटी रूम में टकराई थी तो मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस फैमिलियर लगी थी और मुझे तुम्हारी आंखें भी जानी पहचानी लगी थी। उस टाइम मुझे लगा था कि ये लव एट फर्स्ट साइट है, पर ऐसा नहीं था और अब तो ये मुझे पता चल गया है कि मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी ब्यूटीफुल याना के साथ नहीं था, बल्कि वो मोमेंट्स मेरे लिए प्रीशियस थे जो मैंने तुम्हारे साथ बार में बिताए। हमने साथ में एक साथ अपने दिल का हाल बांटा, साथ में हंसे। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वो लड़की उठकर पलटती है तो वो जियांग होती है जिसे याना ने उस डॉगी का ध्यान रखने के लिए कहा था। जियांग जाओ को याना के नए कॉलेज का एड्रेस देती है। जाओ याना के नए कॉलेज में पहुंचता है और याना उसे वहां देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि याना की स्क्रिप्ट एक पब्लिशर को बहुत पसंद आती है और वो याना से पूछ रहा है कि क्या याना यूटुंग एंड में ब्यूटीफुल बन गई। इस पर याना कहती है कि याना यूटुंग को ब्यूटी की नहीं कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, एक्चुअली वो तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल थी। तभी वहां जाओ आ जाता है और याना उसे उस पब्लिशर के सामने अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलवाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल कोरियन लव स्टोरी जो ये 2020 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मगर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीन में हम सोजुंग को देखते हैं जो अपने घर साइकिल से आती है और उसकी मदर की जो केयर टेकर है वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारी माँ ने घर का बहुत बुरा हाल कर दिया है। सोजुंग की मदर को अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी। सोजुंग वहाँ से सब मैनेज करने के बाद जब ग्रीनरी कैफ़े पहुँचती है जहाँ वो काम करती है तो काम पर लेट पहुँचने पर कैफ़े का मालिक स्योंजे उस पर बहुत भड़कता है। जब सोजुंग का दोस्त जो कैफ़े में ही काम करता है वो बॉस को सोजुंग की माँ की तबीयत के बारे में बताता है तो भी स्योंजे सोजुंग को खरी खोटी सुनाता रहता है। पनिशमेंट के तौर पर उसे अकेले ही सारा काम करने के लिए बोलता है। इतने में वहाँ स्योंजे की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम एना है। स्योंजे उसके साथ चला जाता है और सोजुंग के साथ जो 2 लड़के वहाँ काम करते हैं वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। अब सोजुंग अपना सारा काम निपटाकर अगले दिन की बेकिंग प्रिपरेशंस में लग जाती है ताकि उसे कल कोई डांट ना पड़े। तभी बाहर बिजली चमकने की आवाज़ होती है तो सोजुंग विंडो में से बाहर देखती है कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जो बारिश से बचने के लिए वहाँ कुछ देर रुकना चाहती है। सोजुंग उस बूढ़ी औरत को कुछ खाने के लिए देती है और अपने काम में लग जाती है।
जब थोड़ी देर बाद वो वहाँ आती है तो वो औरत जा चुकी होती है, मगर वो वहाँ पर एक किताब छोड़ जाती है जिसका टाइटल होता है आर यू इन लव। जब सोजुंग उस बुक को उठाती है तो उसका टाइटल शाइन करने लगता है। सोजुंग जब उस बुक को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हारे प्यार के बारे में कोई भी सवाल हैं तो इस बुक में उनके जवाब मिल जाएंगे। तब सोजुंग पूछती है कि क्या मुझे कभी सच्चा प्यार होगा। ऐसा बोलकर जब वो पन्ना पलटती है तो उसे जवाब मिलता है कि बहुत से लोग तुम्हें अपने प्यार का इजहार करेंगे। तभी वहाँ स्योंगजेन आ जाता है। वो सोजुंग को फिर से सुनाते हुए कहता है कि तुम इतनी देर तक कैफ़े में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ाने हैं। तब वो सोजुंग को कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो इस समय अकेली घर गई तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका खर्चा भी उसे ही देना पड़ेगा। घर पहुंचने पर सोजुंग जब स्योंगजे को बाय बोलती है तो वो बिना सुने ही चला जाता है। इससे सोजुंग को बहुत बुरा लगता है। तभी सोजुंग के पास उसका एक नेबर आता है और उससे उसका नंबर मांगता है और अपना कार्ड भी उसे दे देता है। इसके बाद जब सोजुंग अपने घर पहुंचती है तो घर के बाहर उसे उसके मॉम की केयर टेकर मिलती है, जो सोजुंग को बोलती है कि मैं अब तुम्हारी मॉम की देखभाल नहीं कर पाऊंगी और मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तब सोजुंग उन्हें कहती है कि प्लीज़ वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोजुंग अपनी मदर और जॉब को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएगी। सोजुंग को ऐसे परेशान देखकर केयर टेकर अपना डिसीजन बदल लेती है। अगली सुबह जब सोजुंग कैफ़े जाने के लिए घर से निकलती है तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर एक शख्स आता है और वो सोजुंग को प्रपोज करके उसका फ़ोन नंबर मांगता है। इसके बाद जब सोजुंग हैरान सी कैफ़े पहुंचती है तो ऐना, जो वहाँ पहले से बैठी है, वो सोजुंग को कहती है कि सोजुंग, क्या तुम सिर्फ पैंट्स ही पहनती हो? तुम दूसरी ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती? तुम्हें बाकी ड्रेसेस भी कभी कभी पहननी चाहिए, तुम इससे अट्रैक्टिव लगोगी। इसके बाद स्योंगजे वहाँ आ जाता है और ऐना उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सोजुंग और उसके दोस्त और बॉस काउंटर पर खड़े होते हैं तभी कैफ़े में बैठा एक शख्स वहाँ आता है और सोजुंग से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपना कार्ड भी दे देता है। इससे वहाँ खड़े सोजुंग के दोस्त बहुत हैरान होते हैं कि सोजुंग जैसी सिंपल लड़की को कोई कैसे प्रपोज कर सकता है, वो भी जब ऐना जैसी अट्रैक्टिव लड़की वहाँ बैठी हुई है। तब सोजुंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आजकल बहुत सारे लोग अपना नंबर दे रहे हैं। कल मुझे एक नेबर ने भी अपना फ़ोन नंबर दिया था। किसी को अभी सोजुंग की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले सीन में सोजुंग कैफ़े के लिए टार्ट्स बना रही होती है, जो कि एक नई रेसिपी का सैंपल होता है। तभी स्योंगजे वहाँ आता है और एक टार्ट टेस्ट करता है और उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सोजुंग को सुनाता हुआ कहता है कि उसे डेटिंग के बजाय अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सोजुंग को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब सोजुंग घर आती है तो वो उस बुक को देखकर कहती है कि क्या आज जो लोग मुझसे प्यार का इजहार कर रहे थे वो सब रियल थे? तब वो बुक को खोलती है और उसमें लिखा होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ खुद पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये पढ़कर सोजुंग हैरान रह जाती है। उसे अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो वो एक दूसरा पन्ना खोलती है जिसमें लिखा होता है जब अंधेरा हट जाएगा तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। अगले दिन सोजुंग जब अपनी बनाई एक डिश बॉस को टेस्ट कराने के लिए लाती है तो वहाँ वो बॉस और ऐना को आपस में हंसते हुए बात करते देखती है तो उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से वापस चली जाती है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि सोजुंग बॉस को पसंद करती है। अगले सीन में रात को सोजुंग, उसके फ्रेंड्स और बॉस ये सब एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं और उस दौरान सोजुंग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक्स ले लेती है और अपने होश में नहीं रहती। तब बॉस सोजुंग को घर छोड़ने के लिए कार में बिठाते हैं। नशे की हालत में सोजुंग बॉस का एक फ़ोटोग्राफ जो छोटे से फ्रेम में गाड़ी में लगा होता है वहाँ से उतार लेती है और अपने पास रख लेती है। बॉस भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह जब सोजुंग की आंख खुलती है तो बॉस के फ्रेम को अपने हाथ में देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि ये मैंने रात को क्या बेवकूफ़ी की है, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी। सोजुंग जब जॉब पे जाने के लिए घर से निकल रही होती है तो उसकी माँ की केयर टेकर उसे उसके माँ के हाथों का बना हुआ केक टेस्ट कराती है जो बहुत टेस्टी था। अब कैफ़े में पहुंचकर सोजुंग अपनी माँ की वही केक की रेसिपी ट्राई करती है जो बॉस को बहुत पसंद आती है और इस रेसिपी को स्पेशल एडिशन में शामिल कर लिया जाता है। सोजुंग इससे बहुत खुश होती है। अगले सीन में सोजुंग बॉस को उनका एक पार्सल देने के लिए ऊपर जाती है तो वो रूम के बाहर से सुनती है कि ऐना और बॉस के बीच बहस हो रही होती है क्योंकि ऐना 2 साल के लिए यूएस से जाने वाली है और ऐना ने ये बात बॉस को नहीं बताई। सोजुंग ये बातें सुनकर बहुत सैड हो जाती है।
और उसका काम में मन नहीं लगता कि अब बॉस का तो दिल ही टूट जाएगा। इसके बाद सोजुंग जब किचन में काम कर रही होती है तो बॉस वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। इसके बाद बॉस जब सोजुंग से रात के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो बहुत एम्बेरसमेंट फील करती है और कहती है कि नहीं, उसे तो कुछ भी याद नहीं है कि रात को क्या बात हुई। बॉस सोजुंग की साइकिल को अपनी गाड़ी में डाल देते हैं और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। तभी ऐना वहाँ आ जाती है और गाड़ी में आगे जाकर बैठ जाती है। स्योंग जे ये देखकर ऐना के पास जाकर उसे वहाँ से उठने को कहता है। ऐना मना कर देती है। उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी सूजोंग उन दोनों के पास आती है और उन्हें कहती है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो खुद ही घर चली जाएगी। अब सूजोंग को पैदल ही घर जाना पड़ता है क्योंकि उसकी साइकिल तो बॉस ने पहले ही गाड़ी में रख दी थी। घर पहुंचकर आराम कर रही होती है तो वो बुक हाथ में लेकर सोचती है कि अंधेरा हट जाएगा और सच सामने आ जाएगा, इसका क्या मतलब है। और वो बुक को खोलती है तो एक रैंडम फ्रेज सामने आ जाता है कि जल्द ही एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उसे उसको छोड़ना नहीं है। अब सोजुंग को यह बात कंफ्यूज कर देती है और वो इस तरफ ध्यान नहीं देती। देर रात जब सोजुंग सो रही होती है तो डोरबेल बजती है तो वो सोचती है कि इस टाइम कौन आया होगा। वो जब दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक टैक्सी ड्राइवर स्योंग जे के साथ खड़ा होता है और स्योंग जे पूरी तरह नशे में होता है। स्योंग जे के पर्स में कैश नहीं होता तो सोजुंग टैक्सी ड्राइवर को पे करती है। फिर टैक्सी ड्राइवर के जाने के बाद वो स्योंग जे से पूछती है कि वो इस समय यहाँ क्यों आए हैं। तो स्योंग जे उसे कहता है कि जिन लोगों ने भी उसे प्रपोज किया है वो सब लोग फेक हैं और क्या सोजुंग उसके साथ डेट पर चलेगी। सोजुंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो स्योंग जे को कहती है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ऐना 2 साल के लिए यूएस से जा रही है और वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। और वो उनकी बातों को इग्नोर करके अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। स्योंग जे बाहर से चिल्लाता रहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन दे रहा हूँ, तुम मुझे 2 दिन में जवाब दे देना। सोजुंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बुक को हाथ में लेकर कहती है कि यही अपॉर्चुनिटी थी जिसके बारे में लिखा था। सुबह जब वो जॉब पे जाने के लिए घर से निकलती है तो उसकी साइकिल बाहर ही खड़ी होती है और साइकिल के बास्केट में 2 पेपर पड़े होते हैं जिन्हें वो डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद जब वो सिग्नल पर पहुंचती है तो देखती है कि जो आदमी उस दिन उसे प्रपोज कर रहा था वो आज एक दूसरी लड़की के साथ था। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। ऐसे ही हैरान परेशान वो कैफ़े पहुंचती है। स्योंग जे की रात वाली हरकत से वो बहुत गुस्से में होती है। अगले सीन में सोजुंग को वही आदमी कैफ़े में बैठा हुआ दिखता है जिसने उसे कैफ़े काउंटर पे प्रपोज किया था और अपना नंबर भी दिया था। आज वो यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के साथ बैठा था। ये देखकर उसे दूसरा शौक लगता है। सोजुंग अपना सारा काम खत्म करके अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ केयर टेकर उसे कहती है कि वो उसकी मॉम को घर ले जाएगी और सोजुंग अपने कैफ़े जा सकती है। सोजुंग अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती है। शाम को वो जब घर वापस आती है तो उसका नेबर और पड़ोस का एक दूसरा आदमी उसे परेशान करने लगते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि सोजुंग ने उनके पैम्फलेट्स को सुबह फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। वो चाहते हैं कि सोजुंग उनका एक प्रोडक्ट खरीदे। यहाँ सोजुंग समझ जाती है कि उस पड़ोसी ने भी अपने मतलब से ही उसको अपना नंबर दिया था। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं और उन दोनों को सोजुंग को परेशान करते देखकर सोजुंग को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और उन दोनों को मारते हैं, पर वो दोनों मिलकर बॉस को ही मारने लगते हैं। सोजुंग ये देखकर परेशान हो जाती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है। जब मामला थोड़ा शांत होता है तो उसके बाद वो दोनों एक मेडिकल स्टोर के बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं। बॉस उससे पूछते हैं कि जब मैं कल रात को तुम्हारे घर आया था तो तुमने मेरे लिए टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए थे? तो सोजुंग हाँ बोलती है। तब बॉस सोजुंग को उसके पैसे लौटा देते हैं। सोजुंग वहाँ से गुस्से में घर आती है। उसे लगता है कि रात को बॉस ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। अगली सुबह स्योंग जे सोजुंग को कैफ़े ले जाने के लिए उसके घर आता है क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है। आज पहली बार सोजुंग बॉस को स्माइल करते हुए देखती है। कैफ़े में जब सोजुंग काम कर रही होती है तो उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लगता और वहाँ पर आग लग जाती है। तब बॉस उसको बचाने के लिए आते हैं और खुद बेहोश हो जाते हैं। तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो ऐना एम्बुलेंस में स्योंग जे के साथ जा रही होती है। तब सोजुंग कहती है कि मुझे स्योंग जे के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। हॉस्पिटल में जब सोजुंग बैठी बैठी रो रही होती है तो स्योंग जे वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो सोजुंग बोलती है इसमें भी क्या कुछ पूछने वाली बात है, मैं तो डर ही गई थी।
हाँ, स्योंगजे सोजुंग से ये कन्फेस करता है कि उसे भी इसी तरह सोजुंग की चिंता रहती है। तभी वहाँ ऐना आ जाती है और ऐना के साथ स्योंगजे वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वह सोजुंग को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो नहीं जाती। फिर बाद में सोजुंग जब कैफ़े पहुँचती है तो वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड माइंड में होती है। उसके फ्रेंड्स उससे बॉस के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे रही होती। तब उसकी यह हालत देखकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं मालूम? वे उसको बताते हैं कि बॉस उसे कितना प्यार करते हैं। तब सोजुंग कहती है कि बॉस तो ऐना से प्यार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि ऐना और स्योंग फ्रेटर्नल ट्विंस हैं और ऐना 5 मिनट बड़ी है, इसलिए स्योंग उसके साथ कैजुअली बात करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फिर से स्योंगजे के नज़रिए से कुछ सीन्स दोबारा दिखाए जाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जिस दिन वो बूढ़ी औरत वो किताब सोजुंग को देती है, उस दिन स्योंगजे कैफ़े के बाहर ही था और वो सोजुंग की चिंता कर रहा होता है, इसलिए उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। और जब सोजुंग स्योंग को बाय बोलती है तो वो इसलिए उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे सोजुंग के सामने बात करने से घबराहट होती है और इसी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो सोजुंग पे गुस्सा भी करता रहता है, जबकि वो अंदर से उसे बेहद प्यार करता है। अब ये सब बातें जानने के बाद सोजुंग जब घर आती है तो वो घर आने के बाद बुक खोलती है और उसमें लिखा था कि टेक सम टाइम। अगले कुछ दिनों तक स्योंगजे सोजुंग से बार बार उसका डिसीजन पूछता रहता है, पर सोजुंग हर बार बात को टाल देती है। स्योंगजे छुप छुप के उसे देखता रहता है। सोजुंग तो बुक में जो लिखा हुआ था उसी के कारण अभी रिप्लाई नहीं कर रही थी। बुक में लिखा था, समय जल्दी आएगा, थोड़ा इंतज़ार करो। एक दिन ऐना से भी रहा नहीं जाता और वो सोजुंग को बता देती है कि स्योंगजे ने सोजुंग की वजह से जापान जाने के ऑफर को मना कर दिया था। उसे वहाँ पर एक बैरिस्टा लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था और ऐना ने सोजुंग का नाम जापान के एक बहुत फेमस डेजर्ट स्कूल में रिकमेंड किया था और अगर सोजुंग चाहे तो स्योंगजे और सोजुंग दोनों साथ में जापान में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोजुंग का जाने का मन तो है, पर वो अपनी माँ को लेकर परेशान हो जाती है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद कैफ़े से स्योंगजे सोजुंग को घर ड्रॉप करने जाता है तो दोनों रास्ते में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, बस अपने ही विचारों में रहते हैं। अगले दिन सोजुंग जब कैफ़े आती है तो वो बुक खोलती है और उस बुक के सारे पन्ने ब्लैंक होते हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी स्योंगजे एक शख्स को लेकर वहाँ आता है जो सोजुंग की स्पेशल डिशेस को ट्राई करता है और उनकी तारीफ़ करता है और उसे जापान के लिए इनविटेशन देता है, मगर सोजुंग जापान जाने के लिए मना कर देती है। इससे स्योंगजे हैरान हो जाता है, मगर सोजुंग वहाँ से बाहर चली आती है। जब वो कैफ़े से बाहर बैठी होती है तो बहुत परेशान होती है। तभी आसमान में वैसी ही बिजली चमकती है जैसी उस रात चमकी थी जब वो ओल्ड लेडी कैफ़े आई थी। इसलिए वो भागती हुई कैफ़े आती है और अपनी बुक को ढूंढने लगती है, पर स्योंगजे उसे बताता है कि एक ओल्ड लेडी आई थी और वो बुक ले गई और साथ में वो ये भी कह रही थी कि अब वो बुक सोजुंग की कोई मदद नहीं कर सकती। अब सोजुंग बुक के लिए और भी परेशान थी। तभी उसके लिए एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसकी केयर टेकर बता रही थी कि उसकी मॉम कहीं चली गई है। सोजुंग वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है कि तभी फिर से उसका फ़ोन बजता है। फिर वो जल्दी वापस कैफ़े आती है। उसकी मॉम वहाँ पर होती है, जिससे सोजुंग की जान में जान आती है। मुझे उसे कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। इस पर सोजुंग मना कर देती है और खुद ही अपनी मॉम को लेकर घर चली जाती है। घर आकर वह अपनी मॉम से बहुत बार माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी माँ को ये सब तकलीफ़ हो रही थी। अगले दिन से सोजुंग जब काम पर आती है तो बहुत खोई खोई सी होती है। उसका जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। सब उसको देखकर परेशान होते हैं। तब स्योंगजे भी एक दिन उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें क्या हो गया है, पर सोजुंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। आखिर सोजुंग के इस व्यवहार की वजह से एक केक जो कि डिलीवर करना था जल जाता है और स्योंगजे को कस्टमर से माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये बात सोजुंग को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद स्योंगजे सोजुंग को कैफ़े से बाहर ले जाता है और पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इस पर सोजुंग बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। घर पर मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे तुम्हें देखना पड़ता है। सोजुंग यहाँ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो स्योंगजे को बहुत पसंद करती है, बट अब उसके लिए सब चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। अब वो स्योंगजे से दूर रहना चाहती है। ये सुनकर स्योंगजे इमोशनल हो जाता है। सोजुंग को अपनी लाइफ बुक के बिना अब अधूरी लग रही होती है। वो दुखी होकर ब्रिज पर चली जाती है और रोती है।
स्योंगजे यहाँ पर एक मुश्किल डिसीजन लेता है कि अब उसे 6 महीने के लिए जापान जाना है। यहाँ हमें वो सीन भी दिखाए जाते हैं जब वो नशे की हालत में सोजुंग को घर छोड़ने जाता है और जब सोजुंग स्योंगजो का फोटो गाड़ी से उतार कर अपने पास रख लेती है तो अंदर से स्योंगजे बहुत खुश होता है और इसे मेमोरी के रूप में संजो लेता है। साथ ही वो सीन भी दिखाया जाता है जब वो टैक्सी में बैठकर एक दिन नशे की हालत में सोजुंग के घर पहुंचता है तो वो दरअसल वहां उसे प्रपोज करने ही गया था। अगले सीन में स्योंगजे जापान के लिए निकल रहा होता है और ऐना के साथ बात कर रहा था और सोजुंग दूर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। वो बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में नमी होती है और स्योंगजे वहाँ से चला जाता है। सोजुंग जब रात को कैफ़े से घर जा रही होती है तो वो जब अपनी साइकिल की बास्केट को देखती है तो उसे याद आता है कि स्योंगजे ने उसकी साइकिल की टूटी हुई बास्केट को भी ठीक कर दिया था और वो कैसे उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। वो उसको बहुत मिस कर रही होती है। इसके बाद जब सोजुंग घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम को संभालती है जिन्होंने सब सामान बिखेर दिया था और वो बहुत रो रही होती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत चुके हैं और ऐना एक दिन सुबह कैफ़े आती है तो सोजुंग के दोस्त उससे स्योंगजे के बारे में पूछते हैं कि स्योंगजे जापान से आ गया है तो वो कैफ़े क्यों नहीं आ रहा। इस पर ऐना कहती है कि उसे अभी कुछ काम कंप्लीट करने हैं तो वो उसके बाद ही आ पाएगा। यहाँ सोजुंग समझ जाती है कि स्योंगजे उसकी वजह से ही कैफ़े नहीं आ रहा। अब ये बात सोजुंग को अच्छी नहीं लगती। सोजुंग जब घर जाती है तो स्योंगजे की जो तस्वीर उसके पास होती है वो देख रही होती है। उसके नीचे उसको अपनी तस्वीर मिलती है। सोजुंग रात को अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि वो ये नहीं ले सकता और उसे स्योंगजे को ही देना होगा। इसके बाद सोजुंग स्योंगजे के दरवाजे पर रेजिग्नेशन लेटर रखकर आ जाती है और इसी समय उसे स्योंगजे के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। स्योंगजे भी खिड़की से उसे जाते हुए देखता है। अगले दिन सुबह जब सोजुंग घर से निकलती है तो उसे अपनी साइकिल की बास्केट में वही बुक दिखती है। वो जब बुक को खोलती है तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसको पढ़ते ही वो जल्दी से साइकिल पर स्योंगजे के पास पहुंच जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बुक को तो ऐना और स्योंगजे ने प्रिंट करवाया था, ये वो वाली ओरिजिनल बुक नहीं। दरअसल ऐना ने ही सोजुंग की ये हालत देखकर स्योंगजे को ये सजेस्ट किया था कि अगर सोजुंग उस बुक की बातों को इतना मानती है तो क्यों ना हम वैसी ही एक बुक प्रिंट करवा लें, क्योंकि उस बुक की वजह से ही तो वो प्यार का इजहार करने से रुकी हुई है। तभी सोजुंग स्योंगजे के पास पहुंच जाती है और वो उसे प्यार से खुश होकर गले लगा लेता है। दोनों बहुत खुश थे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बुक में लिखा था कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है। इसके बाद हमें सोजुंग की मदर को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है जिन्हें शायद उनकी बेटी की खुशी फील हो गई थी। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हम अपना असली वजूद ही खो दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।